अस्सलाम वालेकुम, शराय दसूर से मैं हूं अब्दुल करीम सिद्दीकी और आप हैं EQS के साथ। आज सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में खासी धुआंधार हियरिंग हुई है। एक हियरिंग थी लोकल बॉडीज़ के इलेक्शंस के हवाले से और बेंच था जस्टिस काजी फाइसा और जस्टिस मकबूल बाकर पे। बहुत सारे रिमार्क्स आए और ऑर्डर जो है वो ज़ाहिर है कोई इतना ये नहीं कह सकते कि कोई बहुत स्ट्रिक्ट ऑर्डर है, लेकिन रिमार्क्स बहुत सख्त किस्म के आए थे। मीडिया का भी जिक्र हुआ और मीडिया के ऊपर फिर वहाँ पे वोटिंग भी हुई और मीडिया के बहुत तकरीबन तमाम साथियों ने जो है वो अदालत के सवालों का हाथ उठा के जवाब दिया। मतीउल्लाह जान ने दोनों हाथ उठाए थे और उस पर जज साहब ने पूछा दोनों हाथ उठाने का मतलब पता है ना आपको क्या होता है। बहरहाल वहाँ पे नासिर इकबाल साहब भी थे और हसनात मलिक साहब भी मौजूद थे। रिमार्क्स के अंदर ये भी बात आई कि मीडिया के अंदर अगर आपने अपनी ही तारीफ़ें सुननी हैं तो फिर नफ्सियाती इलाज की ज़रूरत है, वो किसको है। और फिर जस्टिस मकबूल बाकर जज साहिबान की तरफ से कि ये रिमार्क्स भी आए कि अगर कोई चुप रहना है तो चुप रहे, हम तो चुप नहीं रहेंगे, हम तो बोलेंगे। उनका ये इशारा किस तरफ था। और अटॉर्नी जनरल फॉर पाकिस्तान खालिद जावेद ख़ान के लिए भी एक मुश्किल बात थी जब उन्होंने कहा कि हम हालत जंग के अंदर हैं। तो जस्टिस मकबूल बाकर ने यह कहा कि लगता है कि आप अवाम के साथ जंग के अंदर हैं। क्या कुछ हुआ उस पर बात करते हैं। मेरे साथ मौजूद हैं जनाब हसनात मलिक और नासिर इकबाल साहब। नासिर इकबाल साहब, आपने क्या क्या देखा? आपने हाथ उठाया था? जी मैंने हाथ उठाया था। किस बात पे? मैं बताता हूँ। पहली बात नहीं पहले बताएं किस बात पे। देखिए, उन्होंने जस्टिस काजी फाइज़ा साहब जो हेड कर रहे थे बेंच, उन्होंने ये एक सवाल पूछा था कि ये जो मीडिया है वो आज़ाद है या नहीं है। फिर उन्होंने कहा हम एक वो करवा लेते हैं। अटॉर्नी जनरल से पूछा था। अटॉर्नी जनरल से पूछा था। हाँ, तो अटॉर्नी जनरल को जवाब दिया था कि आज़ाद है कि नहीं। वी आर स्ट्रगलिंग और हम बहुत बेहतर पोजीशन में और आइंदा आहिस्ता आहिस्ता हालात और अच्छे होंगे। लेकिन उन्होंने कहा कि हम अभी एक सर्वे भी करा लेते हैं। तो इस पर उन्होंने कहा कि जो लोग किसने कहा सर्वे? जस्टिस काजी फाइज़ा ने कहा कि हम एक सर्वे भी करवा लेते हैं। और फिर उन्होंने जर्नलिस्टों से जो वहाँ खड़े हुए थे, बैठे हुए थे। कितने जर्नलिस्ट थे? थे काफ़ी सारे। क्या काफ़ी सारे? कितने? 40-50? नहीं 40-50 तो कयूम साहब आप 10 से एक तो थे। हाँ। 10-15 थे। अच्छा। तो उन्होंने कहा कि जो ये आप भी थे? हाँ। जो ये लोग जो समझते हैं कि मीडिया आज़ाद है वो अपना हाथ खड़ा करें। किसी ने भी हाथ नहीं खड़ा किया। अच्छा। कयूम साहब, अच्छा मैं कयूम साहब चूँकि मैं जो ना मैं बिल्कुल कोने में बैठा हुआ था। जो बेंच है ना जजेस के, आप तो समझते हैं, बेंच के साथ कोई एक सीढ़ियाँ जो है, मैं वहाँ बैठा था बिल्कुल कोने में। फिर उन्होंने कहा कि जो जर्नलिस्ट ये समझता है कि मीडिया आज़ाद का रास्ता ऊपर जाके जज साहबान को किताबें देने, चूँकि वहाँ लोग बैठते नहीं तो मुझे जगह मिल गई, मैं वहाँ बैठ गया था। तो उन्होंने कहा कि जो लोग ये समझते हैं कि मीडिया आज़ाद नहीं है, तो मैं वहाँ से दौड़ के आया जज के सामने और मैंने भी हाथ खड़ा किया। मतीउल्लाह साहब ने दोनों हाथ खड़े किए और भी जितने भी लोग थे उन्होंने भी हाथ खड़े। उन्होंने कहा ये देख लें, ये आपके सामने सर्वे है। तो अच्छा, तो वो कहने का ये मतलब है कि मैं मुझे उर्दू का मतीउल्लाह जान ने तो दोनों हाथ इसलिए खड़े किए होंगे ना, एक हाथ हाँ में था और दूसरा वो हैक भी तो हो गया था। वो यही समझाना चाह रहे थे कि देखिए मेरे साथ जो हुआ है। हाँ। ये इशारा था उसी साइड पे। हाँ। तो मुझे एक गाना याद आ रहा है उर्दू का, बड़ा मशहूर है कि कहाँ तक सुनोगे कहाँ तक सुनाऊं, हज़ारों हैं शिकवे हज़ारों हैं गिले, कुछ तरह का गाना है। अच्छी टांग तोड़ी है। हाँ। तो असल में इतनी ऑब्जर्वेशंस हैं कि उसको इनकम्पास मसलन उन्होंने कहा जैसे लोकल बॉडीज इलेक्शन जो अभी आपको याद है पंजाब में डिसॉल्व हो चुके हैं। दिसंबर 30 जो 2021 के दिसंबर है उन पे उनका टर्म था, लेकिन वो पिछले साल उन्होंने डिसॉल्व कर दिए थे, पिछले साल से भी पहले डिसॉल्व कर दिए थे। तो उन्होंने कहा था कि आप क्या करना चाह रहे हैं, ये तो आपने वही हरकत की है, लोगों को आपने डिसफ्रेंचाइज कर दिया पंजाब में, और आपने ये वही हरकत की जो अपने ईस्ट पाकिस्तान में किया था। ये तो आपने एक चलता हुआ सिस्टम को डिरेल कर दिया, ये तो ट्रीजन के ज़ुमरे में आता है। आर्टिकल 6 उन्होंने लफ्ज़ बोला, आर्टिकल 6 किसने बोला? जस्टिस काजी फाइज़ा साहब ने बोला। और मीडिया के हवाले से भी उन्होंने ये मीडिया के हवाले से तो जस्टिस मकबूल बाकर साहब की एक बहुत अच्छी ऑब्जर्वेशन जो मुझे बड़ी पसंद आई है। हाँ। क्योंकि मैं उसमें से गुजर रहा हूँ। उन्होंने कहा कि आप लोगों की वो मतलब जो प्रॉस्पेरिटी का लेवल देखें, जो जर्नलिस्ट
सच बोलना चाहता है, जो सच्चा है, जो हार्ड वर्किंग जर्नलिस्ट है, उसको आप उठा के फेंक रहे हैं, जॉबलेसनेस हो रही है, आप उनके ऊपर कदगन लगा रहे हैं। उनके हालात देखें, उनको किस कस्म मतलब किन मुश्किल हालात से वो गुजर रहे हैं, हमें सब पता है, हमें नज़र आ रहा है। और मतलब ये मेरे दिल को ये बात लगी, क्योंकि ये हम देख रहे हैं हमारे जितने भी दोस्त हैं मीडिया में, उनके अच्छे हालात नहीं हैं, जो मतलब जो ऑनेस्ट लोग हैं उनके साथ बहुत ज़्यादतियाँ हो रही हैं। नहीं तो आप क्या कह रहे हैं, जिनके हालात अच्छे हैं वो ऑनेस्ट नहीं है? नहीं, वो भी अच्छे हालात हैं, लेकिन कहने का उनका मकसद डिफरेंट था कि जो लाइन किसी की नहीं टो करते, जो इंडिपेंडेंट जर्नलिस्ट है, जो देखते हैं वही अब आगे बताते हैं, उनकी तरफ उनका इशारा था कि उनके हालात अच्छे नहीं हैं। और फिर वैसे अटॉर्नी जनरल ने ये भी कहा कि चूँकि काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट की मीटिंग एक्सपेक्टेड है। नहीं तो मीडिया के हवाले से अटॉर्नी जनरल फॉर पाकिस्तान ने क्या कहा? वो यही कहते हैं कि देखें, वी आर ऑल स्ट्रगलिंग, हम एक मेहनत कर रहे हैं, और पाकिस्तान के हालात मतलब डेमोक्रेटिक आहिस्ता आहिस्ता ये चीज़ें बदलती हो रही हैं। तो हसनात मलिक साहब, आज की समात में आपको क्या क्या रिमार्क्स बहुत अच्छे लगे? देखिए, रिमार्क्स तो असूली तौर पे हम प्रिंसिपली इस चीज़ के ख़िलाफ़ हैं, तो हमें तो कोई जो चीज़ें, क्योंकि आर्डर तो रिस्ट्रेन का मुजाहरा किया सुप्रीम कोर्ट ने, और उस बेंच नंबर 4 में उस तरह का आर्डर उस पॉइंट पे नहीं आया जिस तरह के रिमार्क्स थे। क्योंकि रिमार्क्स के हवाले से हमारा एक व्यू है कि ये इस तरह जजेस को नहीं देने चाहिए, तो मेरा ख्याल है, और मीडिया के हवाले से भी जो बेंच ने किया कि हाथ खड़े कर दें, मेरा ख्याल है ये भी कोई मुनासिब चीज़ नहीं थी। जो केस चल रहा था उसी को सुना जाता तो बेहतर था। हाँ, ये बात, जो बात उठाई सवाल, वो बड़ा वैलिड सवाल था कि जी जिस तरीके से, क्योंकि उन्होंने पूछा पिछली हियरिंग में, आर्डर में, कि एक्सप्लेनेशन दे पंजाब गवर्नमेंट के, उन्होंने बिफोर एक्सपायरी टर्म के जो है डिज़ाल्व क्यों किए लोकल बॉडी तो उस पे कासिम चौहान जो है वो एडिशनल एडवोकेट जनरल वो आए, तो उन्होंने रेफ़र किया कि जी मामला जो है वो पेंडिंग है सुप्रीम कोर्ट में बैंक नंबर 1 में, और तकरीबन 26 अक्टूबर पे समाअत भी हुई है, जजमेंट रिजर्व भी हो गई है। कॉन्स्टिट्यूशन पिटीशन 48 का हवाला दिया है उन्होंने। तो उन्होंने, ये वही कॉन्स्टिट्यूशन पिटीशन 48 है ना, कि जिसमें जस्टिस मुशीर आलम साहब जो हैं उन्होंने ये लोकल बॉडीज़ का जो है वो कहा था कि आपने स्टे एप्लीकेशन नहीं दी, तो उन्होंने कहा हम स्टे एप्लीकेशन देंगे। मुकदमा एडजर्न हुआ, फिर वो चीफ जस्टिस पाकिस्तान के सामने ये वो एक बड़े बेंच के अंदर लगा, बेंच चेंज हुआ, और फिर सारी अटेंशन जो है वो सिंध और कराची की हो गई, क्योंकि वहाँ तो मतलब ये सारे मामला चीफ जस्टिस के बेंच के सामने पेंडिंग है। पंजाब वाला मामला था, वो पंजाब वाले रिप्रेजेंटेटिव बड़े रोए थे उस वक्त, चीखे थे कि जी हमारा मैटर, हमने तो पिछली हियरिंग में हमारी समाअत थी, तो हैरानगी की बात है। लेकिन मेरा ख्याल है जिस किस्म की समाअत आज हियरिंग, जिस किस्म की ऑब्जर्वेशन आई, वो ऑब्जर्वेशन ने बैंक नंबर 1 को अब सोचने पे मजबूर कर दिया कि मेरा ख्याल है कि अब अगर बैंक नंबर 1 उस केस में या उस मैटर में पंजाब का वो मैटर एडजुडिकेट नहीं करता और फिर ओवरलुक कर देता है, तो फिर सवाल उठेगा, फिर बात होगी कि क्यों जी पीटीआई को भी एनआरओ दिया जा रहा है, ये बात आएगी। अच्छा, वो मैं आपको जो बात कर रहा था कि उन्होंने कहा कि जी क्यों डिज़ाल्व किए, तो उन्होंने सेक्शन 3 का हवाला दे के कासिम चौहान साहब ने बेंच को कहा कि जी सेक्शन 3 की, उन्होंने कहा वजूहात बताएं, को वजूहात क्या हैं। तो वजूहात तो जस्टिस काजी फैसला का था कि आपने डेमोक्रेसी को किल कर दिया। लेकिन वो भी क्या करे यार, एक दिन पहले तो फाइल दी है उसको। नहीं, फाइल क्योंकि राजा बशारत, मेरे ख्याल है इसमें मेन जो मेरा ख्याल है जिनकी कानूनी दिमाग था पंजाब में, राजा बशारत, और आपको याद है कि राजा बशारत वो हैं जो मुशर्रफ के दौर में भी, और यही इन्हीं का दिमाग चलता रहा, इन्होंने ही सारा कुछ ये सिस्टम लोकल बॉडी का, और ये जो सारा कि कौन सा ला अफसर पेश होना है, ये राजा बशारत है। और मेरा ख्याल है राजा बशारत, तो मीडिया पे बात कैसे आ गई, ये जजेस की कोई चुप रहना चाहता है तो चुप रहे, हम चुप नहीं रहेंगे, वो यही तो हम कहते हैं ना कि कैसे आ गई बातें, ये क्या क्या बातें हुई वो बताएं ना जरा। वो मैं यही कह रहा था कि सीक्वेंस कि जब ये जिक्र हुआ ना कि डिसॉल्व हो गई, तो जस्टिस काजी फायजी साहब ने ये कहा कि ये जो पीटीवी है जिनका काम है लोगों को एजुकेट करना, वो ये लोगों को क्यों नहीं बता रहे कि एक लोकल गवर्नमेंट इलेक्शन ही डिसॉल्व हो गया और किसी को पता नहीं है, मीडिया ने इस पे तवज्जो ही नहीं दी, मीडिया ने इस पे तवज्जो क्यों नहीं दी है, चलाया नहीं कोई इस इशू पे, मतलब प्रोग्राम नहीं हुई, बात निकली थी। उसके बाद फिर मीडिया पे इस पे काफ़ी डिस्कशन हुई, और उस पर मैं अगर इजाज़त दें तो असल में इतना कुछ है कि जहन में बहुत सी चीज़ें नहीं आती। उन्होंने कहा कि मीडिया की जो बद से बदतर हालात होते जा रहे हैं, इतना डिक्टेटरशिप में भी नहीं था। और ये किसी का, ये जस्टिस काजी फायज ईसा साहब ने कहा
और फिर उन्होंने कहा कि ये कोई जंग नहीं है, जो बंदा कॉन्स्टिट्यूशन के साथ सवे मतलब कॉन्स्टिट्यूशन से हटता है या वायलेट करता है वो जेल जाए या फिर वो मतलब वो बिल्कुल वो गलती पे है, जेल जाए, और ये किसी का एहसान नहीं है। और मैंने ये भी सुना था कि वो उन्होंने कहा था कि मीडिया के साथ, क्योंकि ये फंडामेंटल राइट है आज़ादी इजहार जो है, और उसके अंदर इंटरफेयर करना जो है वो गद्दारी है, आर्टिकल 19 के खिलाफ, क्योंकि ये फंडामेंटल राइट है। हाँ बिल्कुल, आर्टिकल 19 एक फंडामेंटल राइट है ना, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है, फ्री प्रेस है, उसमें देखिए ये हर चीज के ऊपर गद्दारी लगा देंगे यार, ये तो अजीब सी बात नहीं लगती कि ठीक है वो सब्जेक्ट टू लॉ भी तो है ना। नहीं, कॉन्स्टिट्यूशन सब्जेक्ट टू लॉ है, लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन की जो प्रोविजन की आप वायलेशन करते हैं तो वो तो बनता है। देखिए आपने एक पूरे सिस्टम को डिसॉल्व किया ना। बात ये इंटरप्रिटेशन, मैटर ऑफ इंटरप्रिटेशन है कि आपने 55,000 मेरा हाल है ये है रिप्रेजेंटेटिव पंजाब, नहीं यार वो आपको याद है रैप अप किया जब ये पार्टी लेकिन इसमें PMLN रह सकता है या नहीं रह सकता जी। उसके अंदर भी साकिब निसार साहब ने ये कहा था कि 204 का मतलब ये कंटेम्प्ट कोड नहीं है, फिर एलिजियंस टू आर्टिकल 5 है, और इसका मतलब है कि आर्टिकल 5 यानी कि रियासत से गद्दारी, वो भी इसको रियासत से गद्दारी में लेके जा रहे हैं। वो नहीं, ये वो बात कर रहे थे कि आपने डेमोक्रेसी को ड्रिल किया, यानी पीटीआई गवर्नमेंट पंजाब ने, और एक सिस्टम जिसकी आपने डिसॉल्व किया, इलेक्टेड सिस्टम, तो क्या ये आर्टिकल 6 का यही कॉन्स्टिट्यूशन की वायलेशन हुई है? आर्टिकल 6 का उन्होंने हवाला दिया, तो ये उस हवाले से वो बात कर रहे थे। तो ये आर्टिकल 5 मेरे ख्याल अदालत के इल्म में होगा कि एक एक्ट के जरिए ही ये डिसॉल्व की गई है। देखिए एक्ट का जब हवाला दिया उन्होंने, अगर हवाला दिया जो है, बात सुने ना मेरी, जब उन्होंने हवाला दिया, सवाल भी पूछ लेना, अगर एक असेंबली है वो असेंबली वो एक्ट लाती है, उस एक्ट के तहत वो कोई चीज खत्म कर देते तो ये ट्रीजन हो जाएगी। वो एक्ट का हवाला जब दिया गया तो मकबूल बाकर साहब ने कहा कि वो आइन की वायलेशन है, कॉन्स्टिट्यूशन की वायलेशन है। आप एक इलेक्टेड पूरे सिस्टम को 55,000 लोगों को कैसे, जिन्हें उनकी जो 5 साल के लिए उनको लोगों ने मुंतखब किया, ये 4 सालों के लिए, आपने 2 साल बाद उनको घर कैसे सारा सिस्टम रैप कर दिया, खत्म कर दिया, ये कैसे कर दे? ग्रास रूट डेमोक्रेसी का आपने खात्मा किया आपने। ये तो काम वो है जो वर्स्ट एंड डिक्टेटरशिप है कि जो आपने, और फिर वो बांग्लादेश का वाला भी आया, यही फिर उन्होंने ये कहा कि वहाँ भी यही हुआ था कि लोगों को जो है इस तरह। तो ये कयूम साहब, असल में जो टर्म है उससे पहले अगर आप उसको रैप अप कर देंगे तो ये कोई अच्छी किसी किस्म की अच्छी एग्जांपल नहीं है। लेकिन मैं आपको एक और इंटरेस्टिंग बात बताती जो लोगों को दिल के नज़दीक है। जस्टिस मकबूल बाकर ने एक और बड़ा अजाब, एक अच्छी ऑब्जर्वेशन दी। हाँ। उन्होंने कहा कि अटॉर्नी जनरल साहब, आप एक माशाल्लाह अंग्रेज़ी का लफ्ज़ बोला फ्लुएंट, यानी कि अच्छे खासे खाते पीते घराने से ताल्लुक़ रखते हैं, लेकिन लोग अजाब से गुजर रहे हैं, आप कैसी वो बददुआएं दे रहे हैं, आप जाके उनमें देखें। और हम फिर उन्होंने अंग्रेज़ी का लफ्ज़ बोला, वी आर नॉट लिविंग इन अ नॉर्मल टाइम, हम एक सैचुरेशन पॉइंट पे चले गए हैं, और कहीं ऐसा ना हो कि अब फिर हमारे पास वक्त ना रहे। आप इस चीज़ों को सोचें। और कहने का जो मकसद था कि लोगों की मुश्किलात की तरफ तवज्जो दें, और लोकल गवर्नमेंट बॉडीज़ जो होती हैं, लोकल गवर्नमेंट सेटअप, वो इदारा होता है जो आम लोगों के करीब होता है, जो आम ऑर्डिनरी लोग जो होते हैं, उनके मसले जो होते हैं ना, वो MNAs या MPAs नहीं, लोकल गवर्नमेंट के जो रिप्रेजेंटेटिव हैं, काउंसलर्स, वो सॉल्व करते हैं। अच्छा, सेकेंडली उन्होंने जो कल, आपको याद है कि कल एक नोटिस लिया गया है 500 मिलियन का, यानी 50 करोड़ जो MPAs और MNA को देने के बारे में बात चल रही है, उसका भी जिक्र आया। अच्छा, उसका जिक्र आया, और उन्होंने कहा कि आप, किसने कहा? ये जस्टिस ईसा साहब ने भी, जस्टिस काजी फायज ईसा साहब ने भी, और जस्टिस मकबूल बाकर साहब ने भी, दोनों ने उसका जिक्र किया। और उन्होंने बड़े मज़े की बात की। उन्होंने कहा कि आप जो हैं, इलेक्शन कमीशन कह रहा है कि हमें लोकल गवर्नमेंट इलेक्शंस कराने के लिए 18 अरब रुपए चाहिए, ठीक है। हाँ। आप 18 अरब रुपए खर्च करने के लिए तो तैयार नहीं है। हाँ। वैक्सीन आप इसलिए ले रहे हैं कोरोना कोविड-19 की कि वो आपको मुफ्त मिल रही है, लेकिन आप जो है 36 MPAs को या और भी फिगर है, उनमें ये तकरीबन इससे भी ज़्यादा अमाउंट चली जाएगी। आप उनको देने के लिए तैयार हैं, लेकिन पैसा खर्च आवाम को देने के लिए तैयार नहीं है। और तो जो MPAs के जरिए डेवलपमेंट कामों पे पैसा लगेगा तो वो आवाम के लिए लगेगा ना? नहीं, वो यही बात कर रहे थे कि 18 अरब के पत्नी कितना, 18,000, उन्होंने कहा कि इतना खर्चा आएगा। तो उन्होंने कहा ये खर्चा जो आपने, फिर जो सबसे इम्पोर्टेंट जस्टिस मकबूल का जो रिमार्क था वो ये था कि जी कितना अरसा हम खामोश रहें, जो खामोश रहना चाहे रहें, लेकिन हम बोलेंगे जितना हम बोल सकें। तो ये किसकी तरफ इशारा था? क्या ये आपको लग रहा है कि
देखिए वो जैसे हम देख रहे हैं कि एक बेंच कुछ करता है, दूसरा कुछ कर रहा नहीं, है। वो तो ये इसको समझाने के लिए सुप्रीम कोर्ट के जजेस के अंदर की बात कर रहे हैं उन्होंने, इशारा था उनका। देखिए आज इस परसेप्शन नहीं, मुझे इशारा बताएं, उनका इशारा किस तरफ? मैं आपको बता रहा हूँ ना ये बात, आप मुझसे डायरेक्ट यार आप कुछ चीजें नाज़रीन पे भी छोड़ देना जो आपके इतने जबरदस्त अक्लमंद नाज़रीन कि जो जिन्होंने खामोश रहना है खामोश रहे, हम तो बोलेंगे जितना बोल सके, ठीक है। और बात यह है कि मैं वही कह रहा था कल हम कि एक अप्रोच है जो शख्सी आज़ादी, डेमोक्रेसी, फंडामेंटल राइट की बात कर रही है, वो अप्रोच जो बेंच नंबर 4 की। एक अप्रोच है जिसने सर्कुलर रेलवे पे फोकस है, स्टील मिल चलानी है, इसके अलावा एनक्रोचमेंट खत्म, स्टील मिल के मुलाजमीन को भी निकालना है, सुना आज तो बड़ा रिमार्क्स भी आया, एनक्रोचमेंट भी खत्म करनी है। मेरा ख्याल है कि बैलेंस बड़ा ज़रूरी है इसमें। देखें मतलब वहाँ ठीक है, शख्सी आज़ादी भी बड़ा ज़रूरी है स्टेट के वाले से भी, जो भी मामला, लेकिन जो पॉलिटिकल मैटर हैं उनसे इज्तनाब भी ज़रूरी है कि ऐसा ना हो कि किसी एक पार्टी को टारगेट किया जा रहा है, ये भी ना हो, क्योंकि ये ना हो क्योंकि अगर एक साइड करती है, साकिब निसार साहब को हम क्रिटिसाइज़ करते थे कि वो एक पार्टी को टारगेट कर रहे हैं, तो हम ये भी नहीं चाहेंगे कि कोई और ये बेंच नंबर 4 से भी ये ऐसा कोई तासर मिले कि वो एक पार्टी को कर रहे हैं। लेकिन दूसरी साइड से जो बेंच नंबर 1 से या 2 या 3 से जो मतलब चीज़ें होती रही हैं, वो आपको पता है वहाँ फोकस जो है करप्शन के आपको याद है एक मिसाल आई थी कि चाइना में तो लोगों को खड़ा करके गोलियां मार दी जाती थी। इस किस्म की करप्शन पे बहुत सख्त है। फिर इंक्रोचमेंट पे आपको देखा है उन्होंने बिल्डिंगें गिराई, मतलब फिर उन्होंने वो जो बैरियर टाउन के वाले से डील की 460। तो ये दो अप्रोचेस जो है ये बड़ी क्लियर होके आ गई हैं। अब देखें इसमें लोगों पे छोड़ दें कि कौन सी अप्रोच ठीक है, स्टील मिल वाली ठीक है या शख्सी आज़ादी या जनरल साहब। क्या एक मुझे ऑब्जर्वेशन पसंद आई है, जब वो ये कहते हैं ना कि वी आर स्ट्रगलिंग, एक जंग जारी है, ये है वो, तो इस पर जस्टिस मकबूल बाकर ने कहा था आप अवाम के खिलाफ जंग जारी है, आपकी अवाम के खिलाफ जंग जारी है। तो इस पर अटर्नी जनरल ने कहा था कि आई डोंट वांट टू डिस्क्रेडिट द डेमोक्रेसी, ये ना करें, डेमोक्रेसी एक प्रोसेस है, इसको फलने फूलने दें, आहिस्ता आहिस्ता ये बेहतर हो जाएगी। तो मेरा ख्याल है ये उनका ये मतलब मैं भी इस बात पे बिलीव करता हूँ कि डेमोक्रेसी जैसी भी है, बुरी डेमोक्रेसी भी है। लेकिन जो सबसे अटॉर्नी जनरल फॉर पाकिस्तान का एक ये भी था कि जनाब क्योंकि सेंसस जो है इसके ऊपर काउंसिल ऑफ कॉमन वो दो सूबों का इशू जो था उसने फैसला करना है, सेंसस के ऊपर नोटिफाई हुआ तो फिर उसके बाद आगे बोलना चाहता वो आपने मुझे रोक दिया। वो जो इंटरेस्टिंग बात चल रही थी, उन्होंने कहा कि मैं मानता, अटॉर्नी जनरल साहब ने कहा कि मैं मानता हूँ कि ग्रे एरियाज हैं। तो जस्टिस ईसा साहब ने कहा कि the moment you concede that there are gray areas, तो everything is finished। आप कॉन्स्टिट्यूशन में ग्रे ब्लैक, सिर्फ ब्लैक या वाइट होता है, ग्रे शेड नहीं होता, तो ग्रे शेड्स ऑफ वो 50 शेड्स ऑफ ग्रे नहीं होती। तो लेकिन एक बात जो है सबसे अटॉर्नी जनरल से जब उन्होंने एक सवाल किया कि अगर इस तरह हुकूमत मतलब पहले डिज़ॉल्व की जाए ये सिस्टम को, तो ये कैसे, उन्होंने कहा जी मैं 58(2)B के ख़िलाफ़ था, और ये मतलब उन्होंने इस चीज़ को इंडोर्स नहीं किया इस तरह रेजोल्यूशन के इस प्रोसेस। लेकिन वहाँ से कासिम चौहान साहब का जी मौक़िफ़ ये था कि जी नई पार्टी आई PTI, उनका एक अपना मैनिफेस्टो था, वो अपना किस्म का लोकल बॉडी सिस्टम लाना चाह रहे थे। तो उस पर जो वैलिड आगे से जवाब आया जस्टिस काजी फाइज़ साहब, वो ये था कि अगर अब कल PTI इलेक्शन यानी कोई एक और पार्टी पंजाब से जीत जाती है तो फिर PTI जो है वो डिज़ॉल्व कर देगी सिस्टम को। देखिए ये अगर आपका जो मैनिफेस्टो है वो दूसरी पार्टी अगर आपकी पोजीशन जीत के आ जाती है, कोई और पार्टी जीत के आ जाती है और वो आपके मैनिफेस्टो को ज़ाहिर नहीं एक्सेप्ट करेगी, तो चूंकि आपका मैनिफेस्टो वो आप अपना इम्पोज करवाना चाहते हैं, तो क्या ये तरीका होगा कि आप उनकी लोकल गवर्नमेंट बॉडी को डिसॉल्व करें? एक और बात भी की थी ना कि यहाँ वो बात लोकल बॉडी नून लीग ने उस तरह किया, पीपल्स पार्टी ने लोकल बॉडीज के साथ तो सब नहीं किया। ये हम ये कह सके कि PTI ने नहीं किया, सब ने किया। वो ये भी बात हुई थी कोई कि वो गद्दारी शदारी के जिम्मे में आता है, ये क्या है, वो क्या बात हुई थी? 2-3 दफ़ा रिपीट की थी ना कि एक तो फ्रीडम वाली मतलब जो मीडिया के साथ, बल्कि उन्होंने ये भी कहा था कि अगर इफ यू डिस्ट्रॉय मीडिया फ्री प्रेस यू डिस्ट्रॉय जो भी ऑपोजिशन के अंदर आता है, ऑपोजिशन तनकीद करती है तो उसको क्या कहते हैं, हुकूमत में आता है। हाँ, उन्होंने ये कहा था कि किसने कहा था? जस्टिस मकबूल बाकर साहब ने भी कहा था
बेसिकली उन्होंने ये कहा था कि जो आपके खिलाफ बात करेगा, जो उसको ऑपरेटर कर, क्या उसको वो गद्दार है, और जो म्यूजिक टू योर ईयर्स हैं वो ठीक हैं। ये फिर इस पे जस्टिस काजी फायजी ने भी कहा था कि आपको अपनी आदत है तारीफ सुनने की, अगर ऐसी बात है तो ये तो साइकाट्रिस्ट को दिखाना चाहिए। ये इस तरह की बात आई थी। आपके ख्याल में किसकी तरफ इशारा था? तारीफ है वो आपके जो है ना व्यूअर्स, वो बड़े इंटेलिजेंट है, वो बड़े उनके इमेजिनेशन पे कुछ चीज़ें छोड़ दें। अच्छा, छोड़ दीजिए। हाँ जी, और बस ये तो फिर लेकिन रिटर्न ऑर्डर में कोई जो रेजोल्यूशन जाहिर है वो तो मामला था उसमें रिस्ट्रेन शो किया क्योंकि मैटर पेंडिंग है बेंच नंबर। लेकिन हम ये क्या समझे कि क्या ये एक जो घुटन है, आपको एहसास हो रहा है कि सुप्रीम कोर्ट के आला फाजिल जजेस साहिबान के अंदर भी घुटन है, और जब मौका मिलता है तो वो बस्ट हो जाता है? वो बिल्कुल, ये तो आज उन्होंने कहा कि जी कब तक खामोशी, और कब तक, अगर किसी ने खामोश रहना है तो रहे, हम तो नहीं रहे। तो ये देखें, ये तो है, लेकिन कितने एक्सप्रेस कितने ये लोगों को छोड़े। चलें, बहुत शुक्रिया आपका कि आज की मेरे ख्याल में यही जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में बहुत अहम बात है कि लोकल बॉडीज़ के हवाले से जो सूबाई हुकूमतें हैं उनका अपना अपना मौक़िफ़ है, और इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ये कह रहा है कि हमने सूबाई हुकूमतों ही के कानून के मुताबिक जो है वो ये इस प्रोसेस को हम हल्का बंदियों का मुकम्मल कर रहे हैं। अब ये पंजाब में कर भी लिया, पंजाब में कर भी लिया, लेकिन पंजाब से जब पूछा जाता था तो वो कह रहे हैं कि अगले इलेक्शन के लिए हम तैयार हैं, नेक्स्ट इलेक्शन कोई तारीख दी उन्होंने कि भी हम इलेक्शन? जी, वो उन्होंने पूरा शेड्यूल दिया, ऑर्डर में फेज वाइज दिया कि एडिशनल एडवोकेट जनरल पंजाब कासिम साहब जो है ना प्रेफर्ड नॉट टू स्पीक। नहीं, लेकिन वो उन्होंने इलेक्शन कमीशन ने पंजाब गवर्नमेंट के साथ मिल के शेड्यूल दे दिया। केपीके के जो एडवोकेट जनरल हैं शुमाइल साहब, वो जब वो उन्होंने दी वजाहत, तो जस्टिस मकबूल बाकर ने कहा कि आप ये कह रहे हैं कि आपका कानून आइन से मुतसादिम है, ये कहना चाह रहे हैं? वो यही था कि जो इलेक्शन कमीशन ने रिपोर्ट जमा कराई शेड्यूल की, वो इन्होंने पंजाब और केपीके के नुमाइंदों से मिल के की। पंजाब में 3 फेजेस में इलेक्शन होंगे लोकल बॉडी की, जो प्रोसेस है 12 अप्रैल से शुरू होगा और 8 अगस्त तक तीनों फेजेस कंप्लीट हो जाएंगे, बाकायदा डेट वाइज दियो। केपी में भी उन्होंने खैबर पख्तूनख्वा का भी ये किया, लेकिन यहाँ एडवोकेट जनरल साहब ने कहा कि जो वो मैंने रात को कानून देखा है, कानून में डीलिमिटेशन तो फेडरल लॉ के तहत होगी, ये तो प्रोविंशियल लॉ में हो ही नहीं सकती। यानी वो तो, लेकिन उस पर जो ECP के जो कौंसल थे अफनान कुंडी साहब, उन्होंने कहा ये डिले टैक्सेस है, यानी अभी भी सिस्टम डिले टैक्सेस चल रहा है। अच्छा जी, बहुत शुक्रिया आप दोनों का जनाब। और आज ओपन बैलेट के हवाले से सदारती रेफरेंस की भी समाअत हुई, और वहाँ पर भी जो है वो चीफ जस्टिस पाकिस्तान उन्होंने ये कहा कि सियासी जमातों के अंदर ही जमहूरियत नहीं है, और सियासी जमातों में भी जमहूरियत होनी चाहिए, और सियासी जमातों के सरबराह जो हैं उनको भी डिक्टेटर नहीं होना चाहिए। बहरहाल ये अहम मुकदमात हैं। इस बात में क्या कुछ हुआ आप तक गोशे गुजार किया। शराय दस्तूर से अब्दुल करीम सिद्दीकी को AQS लाइव से इजाज़त दीजिए। और हाँ, एक जज साहब ने एक मरतबा मुझसे गुफ्तगू करते हुए ये कहा था कि अब तो यहाँ पर सांस घुटता। अल्लाह निगहबान।